माँ जी, आप ये काजू और बादाम अलमीरा में क्यों बंद कर रहे हैं? अरे क्या है बहू, जब भी मैं कहीं भी कुछ भी करते रहती हूँ तो बस तू पीछे से टोका टोकी करने आ जाती है। अरे माँ जी, मैं भला टोका टाकी क्यों करूँगी? मैं तो आपसे बस यही बोल रही हूँ ना कि आप ये काजू और बादाम और सारा ड्राई फ्रूट अलमारी में बंद करके क्यों रख रहे हैं? अरे तो क्या फिर ये सब सामान मैं बाहर खुले में रख दूँ ताकि तुम नजर बचा कर सारा का सारा खत्म कर दो? अरे बहू, तुझे पता है ना कि तू माँ बनने वाली है और अभी तुझे 8वां महीना भी लग गया है, और अगर तू इतना काजू बादाम और ड्राई फ्रूट खाएगी तो तेरे बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। ये सब ड्राई फ्रूट कितना गर्म होता है और इससे तुझे और बच्चे को कितना नुकसान है। अच्छा, तो मुझे अब समझ आया माँ जी कि आप ये ड्राई फ्रूट मेरे से ही छिपा कर अलमीरा में रख रहे हैं माँ जी। अरे माँ जी, भला मैं आपके ये काजू बादाम क्यों खाऊंगी? बल्कि माँ जी, क्या आपने मुझे कभी भी आपके काजू और बादाम खाते हुए देखा है? और मैं आपकी किसी भी चीज को बिना पूछे क्यों हाथ लगाऊंगी? अब तू ज्यादा मेरे से अपना मुंह मत लगा और अब तो ऐसे मेरे सामने ज्यादा सीधी बनने का नाटक मत कर। अरे जब तू खाती ही नहीं है तो फिर ये सब कुछ किचन में रखे रखे कौन खा जाता है? अब इस घर में कोई और तो है नहीं कि जो वो उठा उठा कर खा जाते होंगे। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तू ही खाती है और तेरे कारण ही तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। बल्कि जब इस घर में मैं अकेली थी ना, तो मैं ये सब अलमारी में कभी भी नहीं रखती थी और ये ताला चाबी तो मैं कभी लगाया ही नहीं करती थी। लेकिन तेरे इस घर में आने के बाद ना, मुझे हर जगह ताला चाबी लगाना पड़ रहा है, और वो भी सब तेरी ये उल्टी सीधी आदतों के कारण। तेरे खुद के ऊपर तो तेरा कंट्रोल नहीं है और तू मुझे सिखाने आए है कि माँ जी, आप अलमीरा में ये ड्राई फ्रूट क्यों रख रहे हैं? अरे जब किचन में रखे रखे तो तू सब खत्म कर देती है और फिर बोलती है कि माँ जी, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। अरे अगर तू नहीं खाती है तो क्या भूत खा जाता है? और अब यहाँ ऐसे खड़ी मत रह। अरे कितना काम करने वाला पड़ा है, चल जल्दी से सब खत्म कर। जी ठीक है माँ जी। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अरे माँ, मैं बोल रही हूँ। और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे बेटा, अब गुस्सा नहीं होंगी तो और क्या करूँगी। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया माँ जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं। अरे बेटा, मुझे ये बहू के कारण काजू और बादाम और बाकी का ड्राई फ्रूट सब कुछ अलमारी में छिपा कर रखना पड़ रहा है। और भला वो क्यों माँ? आखिर भाभी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे बेटा, तू जानती नहीं है कि काजू बादाम किचन में रखा रखा सब कुछ बहू खा गई। और अब तू ही बता बेटा कि अब बहू का 8वां महीना चल रहा है, और अब अगर ये इतना गरम गरम काजू बादाम खाएगी तो क्या ये सब खाने से बहू और बच्चे को नुकसान होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं माँ, वो सारा ड्राई फ्रूट भाभी ने नहीं खाया था। मुझे लगता है माँ कि तुम भूल गई। अरे माँ, जब मैं भी इस बार आई थी तो तुमने ही तो काजू और बादाम और बाकी सारे ड्राई फ्रूट डाल करके लड्डू बना करके दिए थे कि जब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी तो अपने ससुराल के लिए लेकर जाऊंगी। अरे क्या माँ, तुम भी ना, खुद तो तुम सब कुछ भूल ही जाती हो और आप ऐसे ही बेकार में बेचारी भाभी को बदनाम कर देती हो। तो अब मैं क्या करती बेटा? अरे मुझे तो लगा कि बहू घर में रहती है तो वही खा जाती होगी, बस इसलिए ही तो मैंने उसे बोल दिया, और मुझे तो बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा बेटा। अरे माँ, अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हो कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई हो। अरे माँ, क्या तुम्हें पता है कि मेरी सास इस बार अपनी बेटी के लिए इतनी सुंदर साड़ी लेकर के आई है ना कि मैं क्या तुम्हें बताऊं। अब तुम खुद ही देखो ना माँ कि मेरी सास से अपनी बहू को एक भी साड़ी नहीं दी जाती, लेकिन इनकी बेटी अगर साल में 2 बार भी आएंगी ना तो मेरी सास दोनों बार उसे अच्छी अच्छी साड़ियाँ देती है, और वो भी एक साड़ी नहीं माँ, वो तो हमेशा ही उसे 7-7 या 8-8 साड़ियाँ देती है। और मेरी सास मुझे भी यही सब रिवाज करने को बोलती है और कहती है कि जब तू अपने मायके जाती है तो तेरी माँ तुझे कितनी साड़ियाँ देकर भेजती है। अब तो तुम ही बताओ माँ कि मैं क्या बोलूँ अपनी सास से। माँ, मेरी सास मुझे इतना डांटती है ना कि मैं तो अब तुम्हें बता भी नहीं सकती। अरे बेटा, जब इस बार तू अपने ससुराल वापस गई थी तब मैंने तो तुझे 5-6 साड़ियाँ देकर तो भेजा था। अरे माँ, तो ये सब मेरी सास को कहाँ दिखता है? अरे वो तो बोलती है कि बहू ये 5-6 साड़ियों से क्या होता है? तेरी शादी को क्या 10 साल हो गए हैं जो तेरी माँ तुझे 5-6 साड़ियाँ देकर भेज रही है? देखो, मेरी बेटी की शादी को अभी 7 साल हो गए हैं
और मैं अभी भी अपनी बेटी को तरह तरह की साड़ियाँ हमेशा देती ही रहती हूँ, और वो भी 5-6 नहीं, पूरी 7-7 या 8-8 साड़ियाँ देती हूँ। और तेरी शादी को तो अभी सिर्फ 2 ही साल तो हुए हैं, और अभी 2 साल में ही तेरी माँ तुझे कैसी कैसी साड़ियाँ देने लगी है, और अगर दे भी रही है तो वो भी सिर्फ 5-6 साड़ियाँ। अरे माँ, ऐसे ऐसे तो मेरी सास हिट रही थी, और माँ उसमें से भी कुछ साड़ियाँ तो मेरी सास ने उठाकर अपनी बेटी को दे दी। और बेटा, तेरी सास इसके सिवा कर भी क्या सकती है? अरे ऐसी ही तो है तेरी सास। वैसे मैं भी तो अपनी बहू की साड़ियाँ ही तो तुझे देती हूँ। अरे छोड़ो ना बहू को तो अपने मायके से साड़ियाँ ही कितनी मिलती है, उसे उसकी माँ से सिर्फ 2-3 साड़ियाँ ही तो मिलती हैं। और वैसे भी हम लोगों को उन साड़ियों में से कोई भी साड़ी पसंद भी तो नहीं आती है। अब हम कर भी क्या सकते हैं माँ? अब सबकी सास तुम्हारे जैसी तो नहीं होती है ना, कि बहू को मायके से कोई सामान नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सास तो वैसे ही है माँ। सारी अच्छी अच्छी चीजें मेरी सास मेरी नंद को उठा कर दे देती है। अरे माँ, अब और मैं क्या बोलूँ कि जब घर में कुछ भी अच्छी चीज रहेगी ना, तो जब भी मेरी नंद आएगी और सीधे से लेना चालू कर देगी, भाभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे घर में अच्छा लगेगा लगाने में, तो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या ही बोलूँ माँ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। और ऊपर से मेरी सास भी बोलती है कि बेटा अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू रख ले। अरे माँ, रख ले कर कर के मेरी सास सब सामान अपनी बेटी को दे देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये घर तो मेरा है ही नहीं है, ये घर तो उनकी बेटी और उनकी माँ का ही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? अब तेरे नसीब में ऐसी ही सास लिखी हुई थी। अरे बेटा, कुहू लगता है कहीं और से भी फोन आ रहा है। तू अभी फोन रख, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है माँ। अरे ये तो मेरी नंद का फोन है। हेलो दीदी। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी। आप बोलिए कि घर में अब लोग कैसे हैं, और आज अचानक आपने मुझे फोन क्यों किया है? वैसे तो आप हमेशा अपने भैया के फोन पर बात करती हो, आज आपको मेरी कैसे याद आ गई? अरे क्या भाभी, जब भी मैं आपके पास फोन करती हूँ ना, तो आपका मोबाइल तो हमेशा ही बिजी ही बताता है। तो फिर अब आप ही बातों की मैं भैया को फोन करूंगी ना। आप अभी ही देख लो, अभी भी आपका मोबाइल बिजी था, वो तो मैं फोन काट के फिर भैया के मोबाइल पर फोन करने ही लगी थी, तो उतने में ही अपने फोन उठा लिया। वैसे भाभी, अभी आप किससे बात कर रहे थे? अरे दीदी, वो कुहू का फोन आया हुआ था, मैं बस उसी से बात कर रही थी। अरे भाभी, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप अपनी बिटिया के पास ही फोन कर रहे होंगे। अच्छा दीदी, आपने बताया नहीं कि आपने फोन क्यों किया? आपके घर में सब ठीक ठाक तो है ना? अरे हाँ भाभी, सब ठीक है। एक तो आप कभी फोन नहीं करते हैं, ऊपर से मुझे ही आपको फोन करना पड़ता है। अब आप बताएं ना दीदी कि आप किस लिए फोन किए थे? अरे भाभी, वो ऐसा है ना कि मेरे बेटे की शादी है, तो बस मैंने इसीलिए ही फोन किया था कि आप पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ जाएगा। हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी ना। अरे भाभी, सिर्फ आपने ही नहीं आना है, आपको तो अपने पूरे परिवार को लेकर के आना है। आपको अपनी बहू, बेटे और मेरे भैया सभी को लेकर के आना है। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं जरूर सभी को साथ में लेकर के आऊंगी। और हाँ भाभी, आपको पता तो है ना कि मेरे बेटे की शादी में मेरी सारी चीजें मायके से ही लगेंगी, तो हाँ, अपना मेरे लिए एक ही शादी लेकर के नहीं आ जाएगा। आप कम से कम 5-6 साड़ियाँ तो जरूर लेकर के आइएगा, और वो भी अच्छी से और ढंग की। और हाँ भाभी, मेरी बेटे की जो बहू आएगी ना, तो उसके लिए भी थोड़ी ढंग की साड़ियाँ ही लेकर आइएगा, और वो साड़ियाँ ब्रांडेड साड़ियाँ होनी चाहिए। और हाँ भाभी, मेरी बहू के लिए तो आपको कुछ गोल्ड का सामान तो आपको लाना ही पड़ेगा। अरे हाँ दीदी, जरूर, मैं ये सारी चीजें लाने की जरूर कोशिश करूंगी। अरे आप ये क्या बोल रही हैं भाभी? आपके कहने का क्या मतलब कि लाने की कोशिश करूंगी? अरे भाभी, ये तो मेरा हक है, और आप कह रही हैं कि कोशिश करेंगे। अरे हाँ दीदी, जरूर कोशिश नहीं, बल्कि मैं जरूर लेकर के आऊंगी। हाँ तो फिर ठीक है भाभी, अपना समय से पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है दीदी। चलो भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ। अरे ये मेरी नंदरानी ने तो शुरू से ही मुझे परेशान कर रखा है। अब देखिए जरा, इनके बेटे की शादी है, तो इनके लिए इस बुढ़ापे में मैं 5-6 साड़ियाँ लेकर के जाऊंगी, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ब्रांडेड। इनकी बहू के लिए भी अलग 5-6 साड़ियाँ लेकर के जाना होगा, और वो भी ब्रांडेड।
और इनकी बहू के लिए गोल्ड की भी कोई आइटम लेकर के जाना होगा। ये मेरी नंद रानी की तो शुरू से ही आदत रही है, बस इसे कुछ न कुछ देते ही रहो। अरे अब तो उसका बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अब इस बुढ़ापे तक में इनकी आदत छुटी नहीं है। अरे इन्हें तो ये सोचना चाहिए कि ये उनका मायका है, कम से कम अब तो हमें थोड़ा अच्छे से रहने दे। लेकिन नहीं, ये तो बस यही सोचती हैं कि जितना हो सके बस मायके से निकाल लो। अरे इतना तो मेरी बेटी भी नहीं लेकर के जाती है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा तो मेरी नंद रानी ही लेकर के चली जाती है, और वो भी लड़कर झगड़ कर। अरे इस बुढ़ापे में भी वो सामान के लिए लड़ाई करती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे भाई, वो मेरी बहन ही तो है, किसी और को तो नहीं कुछ देना होगा। अब मेरी बहन अगर अपने बेटे की शादी कर रही है तो उसका अपने मायके से लेने का इतना हक तो बनता ही है ना। अब अपने बेटे की शादी तो वो अपने घर के कपड़ों से करेगी नहीं, तो ये तो उसके मायके का ही हक बनता है ना। तो वो कौन सा गलत बात बोल रही है? अरे आपकी बहन कभी कोई गलत बात भी बोलती है क्या, जो आज आप उसकी बात को गलत बोलेंगे? पता नहीं ये कहां से आ जाते हैं। अब इन्होंने तो ये सब कुछ सुन लिया है, अब तो ये अपनी बहन के लिए एक से बढ़कर एक चीज खरीद कर लाएंगे, और जो भी चीज खरीदनी है तो मतलब खरीदनी है। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि बहू की शादी के समय में जो कपड़े बचे हुए थे, कुछ कपड़ों को मैं फिर से सही से पैक करके दे देती और कुछ कपड़े खरीद करके आ जाते। लेकिन अब तो इनके भाई ने जो सुन लिया है, तो फिर अब तो ये सारा सामान नया खरीद कर ही रहेंगे। अरे भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे भाई, मेरे भांजे की शादी है, तो क्या अब तुम मेरे भांजे के शादी में इस तरह से ही मुंह बना करके रहोगी? अरे तो फिर अब मैं क्या करूं जी? आपकी बहन की तो शादी से पहले ही इतनी सारी फरमाइशें आ गई हैं, तो फिर अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अरे भाग्यवान, अब उसका एक ही तो भाई है, तो फिर अब वो अपने भाई और भाभी से फरमाइश नहीं करेगी, तो फिर तुम ही बताओ कि वो और किससे करेगी? आखिरकार जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो उसका अपने मायके पर इतना हक तो है ही ना। और वैसे भी तुम याद करो कि मेरी बहन हमारी बेटी की शादी में कितना कुछ देकर गई थी, और हमारे बेटे की शादी में भी तो वो हमारी बहू को कितना सारा सामान देकर के गई थी। तो वो सब तुम भूल गई क्या? अरे वो तो बहू को कान के झुमके ही दे करके गई थी, और बहू को 5-6 साड़ियाँ भी दे करके गई, और अपने भतीजे के लिए वो इतना महंगा सूट भी तो लेकर के आई थी। अरे जब मेरी बहन इतना सब कुछ ला करके दे सकती है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम लोग भी उसके बेटे के शादी में उसकी और उसकी बहू को कुछ अच्छा सामान ले जाकर दे? वो तो मैं जानती हूँ कि आपकी बहन को सारा सामान देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी बहन ऐसे ही कहाँ मानने वाली है। अरे अब तुम छोड़ो ना भाग्यवान, चलो अब तुम तैयारी शुरू करो जाने की। अरे भाई, आखिर मेरी बहन ने बुलाया है, तो फिर चलो हम सब परिवार मिलकर के चलते हैं ना। अरे आखिर हमारे भांजे की शादी है। अरे भला हम सब लोग पूरे परिवार के साथ कैसे जाएंगे? बहू को तो 8वां महीना चल रहा है, तो फिर हम लोग कैसे जा सकते हैं? अरे हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, हम बहू को तो ऐसे अकेले छोड़ करके जा नहीं सकते हैं। रवि का तो यहाँ पर रहना बहुत ही जरूरी होगा। लेकिन वैसे भी रवि तो दिन के लिए ऑफिस चला जाएगा, तो फिर बहू दिन भर घर में अकेली कैसे रहेगी? और वैसे भी अगर बहू के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो हमें किसी विश्वास वाले को ही घर पर छोड़ करके जाना होगा। हाँ भाग्यवान, बात तो सही है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं कि वो जो बहू की छोटी बहन है ना, उसे हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लेते हैं, और बहू भी अपनी बहन के साथ अच्छे से रह लेगी। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? हम अपना घर बहू और उसकी बहन के हवाले कैसे छोड़ करके जाएंगे? हम बहू पर तो भरोसा कर नहीं सकते हैं, तो उसकी बहन पर अलग से कैसे भरोसा करे? अभी तो बहू का ही इस घर पर अधिकार भी नहीं है, और अभी उसकी शादी को साल ही कितने हुए हैं? अभी 1.5 साल ही तो उसकी शादी के हो रहे हैं। अरे आपकी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी आप पता नहीं है? भला ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर ऐसा करते हैं कि हम बहू को उसके मायके छोड़ आते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहू का 8वां महीना चल रहा है, और 8वें महीने में तो गर्भवती स्त्री घर से बाहर भी नहीं निकलती है, तो इसलिए वो अपने मायके भी नहीं जा सकती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अब हमारा वहां शादी में जाना भी जरूरी है। अब अगर हम लोग शादी में नहीं जाएंगे तो नंद रानी गुस्सा हो जाएगी। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं ना भाग्यवान, कि हम बहू को उसके ससुराल से बुला लेते हैं। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं जी, वो अपनी भाभी के साथ रह सकती है। अरे वो घर की बेटी जो है, और उसका तो घर पर पूरा अधिकार भी बनता है,
रुकिए जी, मैं अभी कुहू के पास फोन करती हूँ। हाँ माँ, तुम तो बोल रही थी अभी फोन करती हूँ, तो फिर तुमने इतनी देर कैसे कर दी? और किसका फोन आया था? अरे बेटा तू वो सब छोड़ और तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी बुआ के लड़के की शादी आ गई है, तो तेरी बुआ के लड़के की शादी में मैं और तेरे पापा हम दोनों साथ में जा रहे हैं। तो बेटा तू ऐसा कर कि तू 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आ जा। तुझे तो पता ही है ना बेटा कि हमारा इतना बड़ा घर है, और अब मैं तेरी भाभी के भरोसे इतना बड़ा घर कैसे छोड़ करके जाऊं? बेटा अब तू तो अच्छे से समझ रही है ना कि आखिर मैं तुझसे क्या कहना चाह रही हूँ। अरे हाँ माँ, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आखिर इतना बड़ा घर नई आई बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी ना आता है। तो फिर माँ मैं अकेली ही आऊं कि तुम्हारे दामाद जी को भी साथ में लेकर के आऊं? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे दामाद को छोड़ कर के आऊंगी तो मैं वहाँ कम से कम 1 सप्ताह तो रहूंगी ही ना, क्योंकि इनको ऑफिस भी तो जाना है। तो फिर भला इनका खाना पीना कौन करेगा, और इनको हर रोज लंच को पैक करके देगा? और माँ तुम मेरी सास को तो अच्छे से जानती ही हो, क्योंकि 1 मिनट में ही तो उनकी गर्दन पर चढ़ जाती है। अरे बेटा भला मैं तुझे कहाँ बोल रही हूँ कि तू अकेले ही यहाँ पर आ बेटा, बल्कि तू दामाद जी को भी साथ में ही लेकर के आ जाना, और तू तो मेरे नाती को भी साथ में लेकर के आना। ठीक है माँ, मैं अपने बच्चे और पति के साथ आज रात में ही आ जाती हूँ। हाँ बेटा तू आज ही आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। और माँ तुम अपने दामाद का फेवरेट खाना भी भाभी से बनवा लेना। अरे हाँ क्यों नहीं बेटा, अब अगर मेरे दामाद जी आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी करनी तो बनती ही है ना। चलो फिर ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। अब मुझे पैकिंग भी तो करनी है, और इनको भी तो फोन करके बताना होगा ना। हाँ चल ठीक है बेटा, तू जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले। चलो भाग्यवान, अब तुम्हारी ये टेंशन भी खत्म हो गई ना। और देखो मैं तुम दोनों माँ बेटी के बीच में भी नहीं आया। लेकिन भला तुम ये क्या बोल रही हो कि ये घर बहू के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है वगैरह वगैरह? भला ये क्या तुम ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? आखिर बहू भी तो हमारे घर की ही सदस्य है ना, तो फिर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपको याद है ना मेरी सास भी इस घर में क्या करती थी? जब मेरी शादी को 10-12 साल हुए थे तब कहीं जाकर मेरी सास मुझे इस घर का सदस्य मानने लगे थे। तो फिर मैं कैसे अपनी बहू को सिर्फ 1.5 साल में ही इस घर को सदस्य मानने लगूं? अरे अब तुम ये अब जाने भी दो ना भाग्यवान, वो तो मेरी माँ की सोच पहले के जमाने की थी, तो फिर तुम ये अब क्यों कर रही हो? अच्छा तो तुम मुझे ये बता रही हो कि मेरी माँ तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करती थी, तभी तो तुम मेरी माँ को जब भी नाम लेती हो तो बुरा भला बोल करके ही नाम लेती हो। तो फिर तुम अपनी बहू के साथ क्यों ऐसा कर रही हो? तो क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू भी हमेशा तुम्हारे जैसे ही तुम्हें याद किया करें? अरे अब आप बस भी कीजिए ना जी, मैं आपकी माँ के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हर समय अपनी बहू पर पाबंदियाँ ही लगाती रहूं। तुम तो बस ये सब बोल रही हो। इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। हाँ सुनो, आज रात में मेरी बेटी दामाद जी के साथ और अपने बच्चों के साथ आ रही है, तो फिर आज रात का खाना तो तुम मेरी बेटी के और दामाद की पसंद का ही बना लेना, और तुम उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी मत रखना। तुम दामाद जी को शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं देना। वो लोग बस 1 सप्ताह के लिए यहाँ आ रहे हैं, और वो लोग 1 सप्ताह यहीं पर रहेंगे, तो तुम उनकी अच्छे से देखभाल कर लेना। हाँ ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, मैं और तेरे ससुर तेरी बुआ सास जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके लड़के की शादी आ गई है ना, तो कल मैं और तेरे ससुर जी तुम्हारी बुआ सास जी के यहाँ जाने के लिए निकल जाएंगे। तो मेरे पीठ पीछे तुम अपने नंदोई का और अपनी नंद का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कोई भी शिकायत का मौका मत देना। जी ठीक है माँ जी। फिर शाम के समय माँ, ओ माँ। अरे लग रहा है कि मेरी बेटी आ गई है। अरे बेटा आ गई तू? बस अभी मैं जाने के लिए बैग पैक कर ही रही थी। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, तू खुश रह। अरे बेटा दामाद जी कहाँ है? अरे माँ वो अपनी बेटे के चक्कर में ही लगे हुए हैं। वो उसके साथ वो फर्स्ट वाला रूम है ना, उसमें ही अपनी बेटे के साथ खेल रहे हैं। तुमने पता नहीं माँ क्या क्या सामान लेकर उस कमरे में रखा हुआ है। तो फिर दोनों बाप बेटे बस उसी में लगे हुए हैं। अरे हाँ बेटा, उसके नानू अभी अभी वो बच्चे के जो छोटे छोटे खिलौने होता है ना, वो सब कुछ लेकर के आए हैं। बस वो सब कुछ मैंने अभी अभी तो मैंने उनसे मंगवाया था।
कि हम लोगों के जाने के बाद मेरे नाती को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तेरे पापा उसके लिए खिलौने लाकर आए हैं। बस उसी में लग गए होंगे दोनों बाप बेटा। अरे बैठ ना बेटा, तू खड़ी क्यों है? और बता बेटा, तेरी सास ने तो तुझे यहाँ आने से रोकी नहीं ना? अरे माँ, मेरी सास भला मुझे क्यों रोकेगी? वो अच्छे से समझ रही है ना कि इस बार बहू अपने घर जा रही है, तो वहाँ से कुछ न कुछ सामान तो लेकर के आएगी ही आएगी। तो फिर उनका मुंह तो बंद ही रहेगा ना। और वैसे भी साथ में उनका बेटा जो आ रहा है, तो उनको अपने बेटे के लिए तो करना ही होगा। अरे बेटा, तेरी सास के काम तो नहीं रुकेंगे। अरे नहीं माँ, अब काम अब कैसे रुकेंगे? और तुम्हें पता है माँ, मेरी सास ने क्या बोला है कि बहू तू 1 सप्ताह के लिए अपने मायके जा तो रही है, लेकिन हाँ तू अपनी माँ से ना ढंग की चीजें जरूर लेकर आना। अरे बेटा, तेरी सास भला ऐसे कैसे भी बोल सकती है? क्या मैं अपनी बेटी को ढंग की चीजें नहीं देती हूँ? अरे बेटा, अगर तेरी सास को मेरी बहू के जैसी बहू मिलती ना, तब तेरी सास को अच्छे से पता चल जाता कि बहू के मायके से कितने ढंग की चीजें आती हैं। अरे अब तुम छोड़ो भी ना माँ, तुम भी ना भाभी के बातों को याद करके गुस्सा होने लगती है। अरे माँ, तुम भाभी को बोलो ना कि वो जल्दी जल्दी नाश्ता और चाय लेकर आए। अरे वो भी तो उस रूम में इंतजार कर रहे होंगे माँ। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। अरे दीदी आप आ गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। अरे बहू, तुम्हारी नंदोई अब आए हुए हैं। तू जा जल्दी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आ। दामाद जी चाय नाश्ते के लिए इंतजाम कर रहे होंगे। और बहू, मैंने तुझे मेथी की मटरी बनाने के लिए बोला था ना? अरे वो दामाद जी को बहुत ही पसंद आती है, तो क्या वो तूने बना लिए है ना? हाँ माँ जी, नाश्ता मैंने बना दिया है, बस चाय बने जा रही हूँ। क्या कहा बना रही हूँ? अरे तू लेट मत कर बहू, और तू अपनी नंद और नंदोई को शिकायत का मौका नहीं देना। अब जा किचन में और जल्दी जल्दी से हाथ चला। जी माँ जी। फिर रात के समय, चलो अब मेरा सारा काम तो खत्म हो गया है और रात के शायद 11:30 बज रहे हैं। अब मैं भी सोने चली जाती हूँ और मुझे कल सुबह जल्दी ही उठना होगा। अरे ओ बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरे सारे काम हो गए तो मैं भी सोने जा रही थी। अरे बहू, तेरे में थोड़ा सा भी दिमाग है कि नहीं? अरे घर में दामाद जी आए हुए हैं और अभी पूरा काम हुआ नहीं और तुझे नींद आने लगी। अब तू जल्दी जल्दी हाथ चला और दामाद जी के लिए कॉफी बना दे और बच्चों के लिए दूध गर्म कर दे। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। और हाँ बहू, तू सुबह से जल्दी उठ करके हमारे सफर के लिए पुरिया और आलू की सब्जी बना देना। और हाँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना देना। वो हमारे अगल बगल के भी लोग शादी में जा रहे हैं। तेरी बुआ जी ने उन्हें भी शादी में इनवाइट किया है और मैं तो जा रही हूँ बहू। तो तू मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी और दामाद का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें कुछ भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी ठीक है माँ जी, मैं उन्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर अगले दिन सुबह। अरे सुबह के 5 बज गए हैं और मैं अभी तक सोई हुई थी। माँ जी तो मुझ पर बहुत ही गुस्सा करेगी और ये भी उठ कर के पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मुझे इन्होंने उठाया तक नहीं। अब मैं क्या करूँ? एक तो मैं खुद के वजन से ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से घर का काम भी मेरे ऊपर ही डाल दिया गया है। अगर माँ जी शादी में जा ही रही थी तो भला माँ जी को क्या जरूरी थी जो उन्होंने दीदी को यहाँ बुला लिया। चलो अगर दीदी को बुलाया तो बुलाया, लेकिन उन्होंने साथ में जीजा जी को भी बुला लिया। और अब माँ जी तो बुआ जी के यहाँ जाकर के बस यही बोलेंगे कि मैंने अपनी बेटी को उसके ससुराल से बुला लिया है और वहाँ रह कर के बहू का अच्छे से ध्यान रखेगी। लेकिन उसके पीछे की क्या बात है वो तो मैं अच्छे से जानती ही हूँ। अरे बहू, खाना पैक कर दे। हाँ माँ जी। माँ जी, मैंने सारा खाना पैक करके आपके बैग में डाल दिया है। और तूने दामाद जी के लिए नाश्ता बना दिया या नहीं? हाँ हाँ माँ जी, मैंने उनके लिए भी उनकी पसंद का नाश्ता बना दिया है। देख बहू, मैं 1 सप्ताह के लिए जा रही हूँ, लेकिन तू मेरे पीछे से दामाद जी को जरा सा भी शिकायत करने का मौका नहीं देना। जी माँ जी। और हाँ, मेरी बेटी तुझे जैसे जैसे बोलेगी तू बस उसके कहे अनुसार ही चलना। कहीं अपनी मन मर्जी मत चलाने लग जाना। जी ठीक है माँ जी। फिर थोड़ी देर के बाद, चलो अब सारा काम तो हो गया है, अब मैं अपने रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मेरे शरीर में तो थकावट की वजह से बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे क्या भाभी, इतनी जल्दी आप अपने बेडरूम में आ गए? क्या हुआ दीदी? अभी अभी तो मैं सारा काम करके आई हूँ। आपको कोई काम था क्या? अरे भाभी, आपको पता नहीं है,
कि अभी आपके नंदोई जी चाय पेंगे और आप हो कि यहाँ आकर के आराम से बैठी हो। चलिए आप जल्दी जल्दी किचन में जाए और अपने नंदोई जी के लिए चाय बना कर दीजिए। और हाँ, आप साथ में पकोड़े भी बना लीजिएगा। और हाँ, आप मेरे बेटे के लिए दूध के साथ बिस्किट भी ले आइएगा। ठीक है दीदी। अरे भाई, कितना खाते हैं ये लोग। अभी 1 घंटा पहले तो इन लोग ने पेट भर कर नाश्ता किया था और अब तुरंत ही इन्हें चाय बिस्किट और पकोड़े खाने हैं। अरे भाभी। हाँ दीदी। अरे आपने चाय पकोड़े बना लिए क्या? और दूध भी गर्म कर दिया क्या आपने? हाँ हाँ दीदी, बस अभी होने वाला ही है। ठीक है, आप जल्दी से निकालिए और मैं भी बिस्किट निकाल करके आती हूँ। माँ जी किस तरह से सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर चली गई। एक बिस्किट का पैकेट में भी ताला लगा कर रखा हुआ है। ठीक है भाभी, अब आप जल्दी जल्दी चाय और पकोड़े लेकर के आए। जी दीदी। और हाँ भाभी, मैंने बिस्किट के 8 पीस निकाले हैं। 8 के 8 पीस बिस्किट के आप मेरे बेटे को लाकर दे दीजिएगा। जी ठीक है दीदी, अब माँ जी की जो मर्जी है वो करें, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। और वैसे भी मेरा थोड़ी ना इस घर पर कोई अधिकार है, मैं तो बाहरी हूँ ना। अरे बल्कि माँ जी ने तो ये फ्रिज भी नहीं खुल रहा है, उन्होंने तो फ्रिज में भी लॉक लगा कर रखा है। मैं समझ गई, ये सब मेरी सास का ही किया धरा है। अरे भाभी, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ दीदी। भाभी, आपको फ्रिज में से क्या चाहिए? बोलिए ना, मैं अभी आपको निकाल करके दे देती हूँ। अरे नहीं दीदी, कुछ नहीं, आप चलिए, मैं आपके लिए चाय पकोड़े लेकर के आती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे यार कुहू, अभी ना मेरा कोल्ड कॉफी पीने का बहुत ही मन कर रहा है। हाँ जी, मैं अभी भाभी को आपके लिए कोल्ड कॉफी बनाने के लिए बोलती हूँ। भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी। अरे भाभी, अभी अभी आपके नंदोई जी का कोल्ड कॉफी पीने का बहुत ही मन हो रहा है, तो आप उनके लिए अच्छी सी कोल्ड कॉफी बना दीजिए और आप मेरे लिए एक मसाले वाली चाय ही बना दीजिएगा। जी ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, आप रात में सोने से पहले ना इनके लिए बादाम भिगो करके रख दीजिएगा। ये सुबह सुबह खाली पेट में बादाम और किशमिश लेते हैं। जी दीदी। लगता है कि फ्रिज में तो फिर से लॉक लगा हुआ है, तो अब मैं कैसे बादाम भिगोने रखूं? दीदी दीदी। हाँ भाभी। दीदी, मुझे लग रहा है कि फ्रिज लॉक है, आप अगर मुझे चाबी दे देते तो मैं बादाम निकाल करके उन्हें भिगो कर रख देती। अरे हाँ भाभी, वो माने ना काजू बादाम को अलमारी में रखा हुआ था। अब आप ही बताए जरा कि काजू बादाम को अलमीरा में रखने से तो वो खराब ही हो जाएंगे ना, तो मैंने वहाँ से उठा करके सारा कुछ फ्रिज में रख दिया है कि बादाम और काजू फ्रिज में रखने से लंबे टाइम तक चलते हैं और उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। भाभी, मैं अभी आपको बादाम निकाल कर देती हूँ ना। ये क्या दीदी, मुझे भी तो चाबी दे सकते थे। अरे भाभी, ऐसा कीजिए ना कि आप मुझे एक बोल दे दीजिए, मैं उसमें ही आपको 8 बादाम गिन करके दे देती हूँ, तो फिर उसमें ही बादाम अच्छे से धो करके पानी में डिप करके छोड़ दीजिए और फिर कल सुबह में आप अपने नंदोई जी को ये बादाम दे दीजिएगा। और हाँ, आप इसमें 10 किशमिश भी डाल दीजिएगा और थोड़े से अखरोट भी डाल दीजिएगा। ठीक है ना भाभी? वो क्या है न कि ये सुबह खाली पेट में यही सब कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। पर दीदी, अखरोट तो मेरे पास नहीं है, भला वो कहाँ से इसमें डालूं मैं? अरे वो भी दे रही हूँ भाभी, सब कुछ दे रही हूँ। 2 अखरोट डालने हैं और आप 8-10 किशमिश डाल दीजिएगा और 8 बादाम डाल दीजिएगा और साथ में काजू भी मिला करके सुबह खा लेंगे ये। ठीक है दीदी। अरे अब तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया क्या? हाँ जी, मेरा सारा काम तो खत्म हो ही गया है, लेकिन घर के प्रति एक बहू के तो सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं ना, बल्कि बहू का कोई अधिकार तो नहीं होता है ना। अरे सीमा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए जी, मैंने अपने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया है और माँ जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ कर रखा है ना। मैंने तो ये सुना था कि अगर तुम अपने कर्तव्य निभाओ तो तुम्हें सारे अधिकार भी मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार तो इस घर की शादीशुदा बेटी को ही मिले हुए हैं, तो फिर मैं भला इस घर में क्या कर रही हूँ? और वैसे भी मेरा 8वां महीना चल रहा है, तो माँ जी दीदी को पूरे परिवार के साथ यहाँ बुलाने की भला क्या जरूरत थी? क्या 1 सप्ताह के लिए मैं अपने पति के साथ अकेले ही अपनी मनमर्जी के साथ नहीं रह सकती थी? दीदी हमेशा ही मुझ पर निगरानी रखती रहती है कि मैं कितना घी तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और रात को कितने बादाम भिगो रही हूँ। अरे बादाम तो मैं अपने हाथ से निकालती भी नहीं हूँ, वो सब तो मुझे दीदी खुद ही निकाल कर और गिन गिन कर ही देती है। अरे जब माँ जी यहाँ थी तो माँ जी अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश सब कुछ मेरे ही कारण अलमीरा में बंद करके रखते थे
और माँ जी हमेशा मुझे ही बदनाम कर रहे थे कि बहू तुम ही सब कुछ खा जाती हो। अब आप बताएं कि क्या मैं इतना सब कुछ खा जाऊंगी? अरे माना कि अगर मैं खा भी लेती हूँ तो भला मैं इसमें क्या ही गलत कर देती हूँ? माँ जी बार बार बस एक ही बात बोलते हैं कि बहू तेरा 8वां महीना चल रहा है, ये काजू बादाम और सब ड्राई फ्रूट तेरे लिए ठीक नहीं है। ड्राई फ्रूट बहुत ही गर्म होता है, इसे खाने से बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अरे क्या मुझे नहीं पता है जी कि क्या खाने से बच्चे को दिक्कत होगी और क्या खाने से दिक्कत नहीं होगी? अरे मैं इतनी भी तो अनपढ़ नहीं हूँ, अरे मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। अरे अपने मायके में तो सब बेटियां पढ़ी लिखी और अच्छी ही कहलाती हैं, लेकिन ससुराल में आकर उन्हीं लड़कियों की पढ़ाई लिखाई सब चूल्हे में ही चली जाती है। बल्कि यहाँ तक कि दीदी तो हमेशा ही मेरे आगे पीछे लगी रहती है। अरे फोन पर मैं किससे बातें कर रही हूँ, मैं कितने घंटे काम कर रही हूँ और कितने घंटे आराम कर रही हूँ। अरे दीदी तो मेरी हर चीज पर नजर बनाए रहती है। अरे सीमा, कुहू को यहाँ आए 3-4 दिन तो हो गए हैं, तुम बस 3-4 दिन और संभाल लो, फिर तो वो अपने घर वापस चली ही जाएगी। और वैसे भी तुम तो अच्छे से जानती ही हो कि कुहू के सामने ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कुहू को एक बात कहेंगे तो वो उस एक बात के 2-4 मतलब निकाल देगी। अभी तुम 2-3 दिन में माँ को आने दो, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी ठीक है जी। फिर अगले दिन, अरे भाभी आप क्या कर रहे हैं? अरे सुबह के 6 बज गए भाभी, इनकी चाय और बच्चों को दूध देने का समय हो गया है। अरे अब ये भाभी कब उठेंगे? भाभी, अरे भाभी, अरे क्या कर रहे हो? आज आप कितनी देर तक सोते रहोगी? क्या भाभी आपके पास दिमाग है कि नहीं है? अरे सुबह के 6 बज रहे हैं, पता है कि अगर आपके नंदोई जी गुस्सा हो गए तो क्या होगा? आपको इतना भी पता नहीं है कि जब घर में दामाद और बेटी आए हुए रहते हैं तो उनको सब चीजें टाइम पर ही करके दे देनी चाहिए। ये तो कभी के उठकर के वॉक पर भी चले गए, और एक आप हो कि इतनी देर तक सोती रहती हो। और क्या आप यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह ही देखती रहेंगी? चलिए अब जाए और जाकर जल्दी जल्दी अपना काम कीजिए। हाँ हाँ दीदी अभी जा रही हूँ। अरे ऐसे ही नहीं मेरी माँ भाभी पर गुस्सा करती है। अरे मेरी भाभी की तो आदतें ही ऐसी हैं, जिससे किसी को भी गुस्सा आ जाए तभी तो मेरी माँ भाभी पर इतना गुस्सा करती है। फिर 2 दिन के बाद, और बता बेटा यहाँ सब कुछ कैसा रहा? तेरी भाभी ने तुम्हारी सेवा पूरी तरीके से तो की है ना? उसने सेवा करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? अरे क्या माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अरे तुम्हारी बहू मेरी और तुम्हारे दामाद की क्या सेवा करेगी? अरे क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे माँ, तुम्हारी बहू न तो टाइम से उठती है और न ही कोई ढंग का काम करती है। रुक, मैं अभी बहू से ही पूछती हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। अरे ये क्या बहू, तूने अपनी नंद और नंदोई का जरा सा भी मान सम्मान नहीं रखा। तुम देर देर तक सोती रही और तुमने घर भी नहीं संभाला, तो फिर आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? जो तू मेरी बेटी और मेरे दामाद का सम्मान तक नहीं कर सकी, तो फिर तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो फिर माँ, ऐसे तो सीमा के साथ साथ मुझे भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं भी तो अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। अच्छा बेटा, आज तो तेरी भी बड़ी जुबान चल रही है। तेरी पत्नी से जरा सा कुछ कहा नहीं कि तुझे तो बहुत ही बुरा लग गया। अच्छा तो फिर तू ही बता कि भला पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? ये इस घर की बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से ही रहना पड़ेगा। एक बहू को सिर्फ अपने ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य ही निभाने होते हैं, उसकी तो बस यही जिम्मेदारी होती है। क्यों माँ, एक बहू के सिर्फ कर्तव्य ही क्यों होते हैं? उसका कोई अधिकार क्यों नहीं होता? अरे आप जिस खुशी से इसे इस घर में बहू बनाकर लाई थी, आपने आज तक वो खुशियाँ तो इसे दी ही नहीं। आप तो आज भी कुहू के इशारों पर चल रही है, और सीमा के साथ तो अपने ही घर में किसी पराई के जैसा व्यवहार ही किया जाता है। उसे हर काम के लिए कुहू से पूछना होता है। बाकी कुहू तो पराई होकर के भी इस घर पर अपना अधिकार जता सकती है, तो फिर तो सीमा इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, तो फिर वो क्यों इस घर पर कोई भी अधिकार नहीं जता सकती है? वो तो इस घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रही है और अपनी कोख में मेरी संतान को भी पाल रही है। वैसे माँ, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही होता है? क्या उसके अलावा उसका घर की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं होता है? अरे माँ, बल्कि आपने तो घर की हर चीज का अधिकार केवल और केवल कुहू को ही दे करके रखा है, तो फिर सीमा का इस घर में क्या स्थान है? अरे माँ, सीमा मेरी पत्नी है और इस नाते से तो उसका इस घर पर पूरा अधिकार है।
वाह बेटा वाह, आज तुझे अपनी पत्नी के लिए बड़ा ही बुरा लग रहा है और अपनी पत्नी की तरफ से क्या क्या बातें बोल रहा है। अरे बेटा, मैंने तुझे जो इतना अच्छे से पाला पोसा और आज तू अपनी पत्नी की तरफ हो गया। अरे बेटा, इसे यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो आज तू अपनी पत्नी की इतनी तरफदारी कर रहा है। अरे क्यों ना करूँ माँ। अरे माँ, सीमा को इस घर में आए हुए पूरे 1.5 साल हो गए हैं ना, और मेरे घर का चिराग जो भी हो, ये उसे अपनी कोख में पाल रही है ना, तो फिर भी ये इस घर की सदस्य नहीं है। आप लोग इसके साथ परायों के जैसा व्यवहार क्यों करते हो और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अपनी पत्नी की तरफ हो गया। अरे माँ, भला क्यों ना खड़ा हूँ मैं अपनी पत्नी की तरफ। वो मेरी पत्नी है, मैंने उसके साथ शादी की है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आपको तो कभी भी मेरी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। मुझे हमेशा के लिए कुंवारा ही रखना था। अच्छा, तो फिर बता, इस घर में कौन तेरी पत्नी के साथ परायों जैसा व्यवहार करता है? अरे माँ, अब मैं क्या क्या बोलूं। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया था तो कुहू ने क्या कहा था कि भाभी तुम दूध ज्यादा मत लेना, आजकल दूध बड़ा ही महंगा हो गया है। अरे माँ, सीमा गर्भवती है। अरे इस घर पर इसका भी तो कोई अधिकार है। अगर वो एक टाइम दूध पी भी लेगी तो उसमें भला कुहू का क्या चला जाएगा, और भला इसके लिए कुहू इसमें टोकने वाली कौन होती है। फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, मैं भी तो आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। और जब अभी कुछ महीने पहले घर में पूजा हुई थी तो आपने अपने जेवर रखने के लिए कुहू को ही अलमारी की चाबी क्यों दे दी, तब अपने सीमा को क्यों नहीं दी थी? अरे माँ, आपने तो अपने कमरे में एसी लगवाया है और कुहू जब भी आती है तो आपके कमरे में ही सोती है, और सीमा के गर्भवती होने के बाद भी आप उसे अपने रूम का एसी दिन में भी चलाने नहीं देती हो। अरे माँ, आप तो इसके खाने पीने के सामान पर भी पाबंदी लगाती हो। अरे आप ये काजू किशमिश बादाम ये सब ड्राई फ्रूट को आप अलमारी में ताला लगा करके क्यों रखती हो? अरे माँ, आप तो फ्रिज में भी ताला लगा करके रखती हो। अब आप ही बताइए माँ कि ये सब कुछ क्या है, कि आखिर इस घर की बेटी को तो सब अधिकार हैं, लेकिन इस घर की बहू को कोई अधिकार नहीं है। माँ, जब एक लड़की बहू बन करके घर में आती है तब कर्तव्य नाम की एक गठड़ी को भरकर उस पर बोझ बनाकर डाल दिया जाता था और उससे उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। उसके बाद तो बस बहू को अपनी मर्जी से हंसने का अधिकार नहीं है और ना ही उसे अपनी मर्जी से बोलने का अधिकार है। अरे उस पर तो अपनी मर्जी से खाने पीने रहने घूमने के अधिकार, सब पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और फिर उससे उम्मीद की जाती है कि वो फिर भी हंसती रहे और वो सबके हिसाब से काम करती रहे और जरा सी भी आवाज नहीं करे। वो अपनी नींद का त्याग कर दे और अपने आराम को तो भूल ही जाए। वो अपने शौक को तो हमेशा के लिए भूल जाए और अपने मायके वालों को भी भूल जाए। अरे बल्कि वो तो अपने हिसाब से जीना भी भूल जाए। भाई या भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई भी लड़की अपने मायके में तभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसके ससुराल में उसे कोई अधिकार नहीं मिलता है और वो हर चीज बस अपने मन में ही सोच कर रह जाती है। वो हमेशा ही अपने ससुराल में दबी दबी सी और सहमी सी रहती है, पर मायके में आकर उसकी आवाज खुद ही बुलंद हो ही जाती है। और मेरी भी सभी नंदों ने भी मेरे साथ यही सब किया था, तो उस समय मेरा मन भी बहुत ही दुखता था। तभी तो मैं भी अपने मन की सारी भड़ास भाभी के ऊपर ही निकाल रही थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो भला मैं अपनी भाभी के साथ क्यों करूं? भला इसमें उनकी क्या गलती है? जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती थी, उसी तरह भाभी को परेशान करके मुझे खुशी मिलती थी। पर भाभी, आप बहुत ही खुशनसीब हैं जो आपका पति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, आपके लिए बोल रहा है। मैंने भी तो ये ही सब कुछ सहन किया था, लेकिन मेरा पति भी तो मेरी खुशी और मेरे अधिकार के लिए बोल सकता था, लेकिन मेरा पति मेरे अधिकार के लिए कभी भी कुछ भी नहीं बोला। अरे बेटा, इसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तो मेरी ही है। इन सभी समस्याओं की जड़ तो मैं ही हूँ। अरे मैंने भी तो वही सब किया जो मेरी सास ने उस वक्त मेरे साथ किया, तो उस समय मुझे भी बहुत ही बुरा लगता था और मैं हमेशा ही सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं खुद सास बनी तो ना जाने बेटा कि मुझे क्या हुआ कि सास बनते ही मेरे सारे पुराने दर्द ताजा हो गए और मैं भी अपनी बहू के साथ हमेशा सास बन करके ही रही। मैं कभी भी उसकी माँ तो बन करके रही ही नहीं। मेरी सास भी मुझे हर तरह के अधिकार से वंचित रखती थी और बेटा, उस समय भी तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी। वो जैसा कहती थी तो तेरी दादी बिल्कुल वैसा ही करती थी। एक बार मुझे जब पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है
तो मैंने अपने पिताजी की तबीयत खराब होने की बात तेरी दादी को बताई और मैंने बोला कि मुझे अपने मायके जाना है। लेकिन उस समय तेरी बुआ ने साफ ही मना कर दिया कि माँ, मैं एक तो इतने दिनों के बाद यहाँ रहने के लिए आई हूँ और ये भाभी अपने मायके जाने का बहाना बना रही है, इसलिए मैं उस समय अपने मायके जा नहीं पाई। और फिर 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मैं तो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। इसलिए आज भी मेरे मन में उस दर्द की कड़वाहट भरी हुई है। और तब तो तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया था और मैं मायके जाने के अधिकार से भी वंचित हो गई। अरे बहू तो अपने ससुराल के कर्तव्य में इस तरह बन जाती है कि वो अपनी मर्जी से जीना क्या, वो तो अपनी मर्जी से सांस लेना भी भूल जाती है। लेकिन मैं तुझे एक बात बोलूं बेटा, जब आज तू अपनी पत्नी के लिए ये सब कुछ बोला ना, तो मुझे तेरे ऊपर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तूने अपनी पत्नी के अधिकारों के लिए उसका साथ दिया और उसके साथ खड़ा है। आखिर बेटा, एक पत्नी को और एक बहू को उसके घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास बहू और नंद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनते रहते हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में ही लगे रहते हैं। देखा जाए तो एक महिला ही दूसरी महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सिर्फ इतना ही सोच ले कि जो कुछ मैंने सहा है वो सब कुछ कोई और नहीं सहेगा, वो सबको हमेशा खुश रखेगी, तो फिर हर घर में सुख और खुशहाली होगी। बल्कि अब तो ये तो सब हर घर में होता है कि बहू को अधिकार न देकर उसके सर पर फर्ज की टोकरी सौंप दी जाती है। एक लड़की के बहू बनते ही उसके सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं और उससे बस ये ही उम्मीद की जाती है कि वो सदा ही एक कठपुतली की तरह नाचती रहे। लेकिन बहू, अब तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तू मुझे माफ कर दे बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिए। माँ, अब मैं भी सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो चुका है। माँ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से मेरी पत्नी पर भी कोई भी किसी भी तरह की कोई ज्यादती नहीं करेगा। आज मैं भी उसके लिए हमेशा ही उसके साथ खड़ा रहूंगा। आज जिस तरह से भैया ने सबके सामने खड़ा होकर के भाभी जी के लिए आवाज उठाई है ना, मैं भी अपनी पत्नी के लिए सबके सामने खड़ा रहूंगा और हमेशा ही एक ढाल की तरह उसके साथ खड़ा रहूंगा। दामाद जी, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर देखा आपने दोस्तों कि कैसे मेरी सास और नंद के साथ उनकी सास और नंद ने कितना बुरा व्यवहार किया था, कैसे उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन्हें कितना परेशान किया जाता था और जिस वजह से वो मेरे से साथ भी वैसे ही व्यवहार करते थे। लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दिया और अपने परिवार को अच्छे से समझाया कि वो सभी मेरे साथ कितना गलत कर रहे हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उसमें मेरा क्या कसूर है, या फिर जो उनकी सास और नंद ने उनके साथ किया वो आगे अपनी बहू के साथ क्यों कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही मॉरल स्टोरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।